जंगल में कई दिनों से लगातार बारिशें हो रही थी। कुछ करो कालू जी, कुछ तो करो। मेरा जग्गू अब अपनी आंखें भी नहीं खोल रहा। बुखार के कारण हमारा जग्गू तड़प रहा है। मैं कितना मजबूर हूँ जो अपने बेटे की दवा लेने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। कालू जी, आप चील के पास तो जाए ना, 1-2 दिन का उधार तो वो कर ही लेगी। गौरी, वो बहुत जालिम और लालची है, मुझे पता है वो उधार नहीं करेगी, मगर मैं फिर भी जाता हूँ और कुछ करता हूँ। ऐसे तेज बारिश में कालू कौवा अपने बेटे की दवा लेने के लिए झील के पास जाता है। कालू कौवे के बेटे को 2 दिन से तेज बुखार था। अब तो जग्गू की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। बारिश के साथ साथ हवा भी बहुत तेज थी, इसलिए कालू कौवे को उड़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी। वो अपने बेटे के लिए पूरी ताकत से उड़ता है और झील के पास पहुंचता है। चील दी, मेरा बेटा मर रहा है, उसे बहुत तेज बुखार है, आप मुझे दवा देते। ऐसे मुफ्त में नहीं मिलती दवा, मैं बहुत मुश्किल से तैयार करती हूँ। सारा दिन लग जाता है मेरा एक दवा बनाने के लिए। चील दी, कृपया करें और मुझे दवा दे दे, मैं आपकी कीमत आपको लौटा जाऊंगा। देख काफी, मैं उधार नहीं करती। अगर 20 दाने चावल के ना सही तो तुम मुझे 10 दाने चावल के दो, परंतु सारा उधार नहीं करूँगी। फिर कालू कौवा रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बारिश थी कि पहले से भी ज्यादा हो गई थी। कालू कौवा उड़ते उड़ते मिट्ठू तोते के पास जाता है। मिट्ठू, मेरा बेटा मर जाएगा, मेरी मदद करो। कालू, हौसला रखो, बताओ तो हुआ क्या है। मेरे बेटे को बुखार है और चींदी 10 दाने चावल लिए बिना मुझे दवा नहीं दे रही। कालू, मेरे पास तो चावल के दाने नहीं है, तुम्हें तो पता है कि मैं मिर्ची खाता हूँ। अगर तुम्हें मिर्ची चाहिए तो वो मैं दे सकता हूँ। नहीं, वो चील मिर्ची का क्या करेगी। अगर बारिश रुक जाती तो मैं पास वाले जंगल में अपने मामा से कुछ न कुछ ले आता, परंतु ये बारिश भी मेरी परीक्षा ले रही है। चुप कर जाओ कालू, ऐसे रोने से क्या फायदा होगा। मिट्ठू, मेरा बेटा भी होश है और अब वो आंखें भी नहीं खोल रहा। अम्मा, अम्मा, मेरे सर में बहुत दर्द है। अम्मा, मेरा शरीर जल रहा है। बस बस मेरे बेटे, मैं तुम्हारा सर दुबा देती हूँ। जग्गू बेटा, आपके बाबा गए हैं आपकी दवा लेने। कालू जी बस आने ही वाले होंगे। कालू कौवा तेज बारिश में एक पेड़ की डाल पर बैठा रो रहा था। मैं कैसे खाली पंखों लौट कर जाऊं? मैं क्या कहूँगा अपने बेटे से कि मैं उसकी दवा तक नहीं ले सकता। कितना बदनसीब हूँ मैं। कालू कौवा बाहर बैठा ऐसे रो रहा था कि रानू चिड़िया खिड़की में से कालू कौवे को देख लेती है। गुड़िया बेटी, कालू कौवा ऐसे बाहर बारिश में क्यों बैठा है? मम्मा, हो सकता है कालू अंकल बारिश में नहा रहे हो। नहीं गुड़िया बेटी, कालू रो रहा है, शायद किसी मुश्किल में हो। गुड़िया बेटी, आप बैठो, मैं जाकर देखती हूँ। मम्मा, आपको ऐसी बारिश में बाहर नहीं जाना चाहिए। नहीं गुड़िया, जब कोई मुश्किल में हो तो हालात कैसे भी हो, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अगर हम किसी का भला करेंगे तो ऊपर वाला भी हमारा भला करेगा। रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है और कालू कौवे के पास जाती है। कालू भैया, क्या बात है, आप ऐसे बारिश में बैठे रो क्यों रहे हैं? चिड़िया बहन, मेरा बेटा जग्गू बुखार से मर जाएगा। मेरे पास अपने बेटे को दवा लेकर देने के लिए कुछ भी नहीं है। कालू भैया, क्या आप चील के पास गए थे? हाँ चिड़िया, मगर चील 10 दाने चावल के मांग रही है। मैंने उधार का कहा तो उसने मुझे भगा दिया। कालू भैया, मेरा विश्वास करें, इस समय तो मेरे पास कुछ नहीं है। एक अमरूद था जो गुड़िया ने खाया है अभी। आपको तो पता है कि बारिशें कई दिनों से हो रही हैं। बारिशों के कारण अब सारा भोजन भी खत्म हो गया है। चिड़िया, बारिशों के कारण तो ये सब कुछ हुआ है। अगर बारिश न होती
तो मैं दूसरे जंगल से कुछ न कुछ ले आता। कालू भैया तोते के पास चलते हैं, मैं आपके साथ चलती हूँ। नहीं चिड़िया, मिट्ठू के पास भी मिर्ची के अलावा कुछ नहीं है। मैं गया था मिट्ठू के पास। कालू भैया बुलबुल मिली थी मुझे, वो मुझे बता रही थी कि उसके पास बुखार को दूर करने के लिए फूलों का रस है। अगर उसके पास दवा हुई तो वो हमें जरूर दवा देगी। चिड़िया बहन आप रहने दे, बारिश बहुत तेज है। मैं अकेला ही बुलबुल के पास चला जाता हूँ। नहीं कैफे भैया, मैं आपके साथ जाऊंगी। मुझे एक दफा गुड़िया को बता आने दो, कहीं वो मेरे पीछे बाहर न आ जाए। गुड़िया बेटी, मैं कालू अंकल के साथ उसके बेटे की दवा लेने जा रही हूँ। आप घर में ही रहना और बाहर बिल्कुल नहीं जाना। मम्मा बाहर तो बारिश है, आप कैसे जाएंगी? गुड़िया बेटी, अगर किसी की मुश्किल दूर करने के लिए हमें खुद भी मुश्किल में पड़ना पड़े तो हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मिलजुल कर ही एक दूसरे की मुश्किलें आसान होती हैं। ऐसे अपनी बेटी को समझाने के बाद रानू चिड़िया कालू कौवे के साथ बुलबुल की ओर चली जाती है। वो दोनों बारिश में बहुत मुश्किल से उड़ रहे थे, मगर पक्षियों की जिंदगी में ऐसी मुश्किलें तो आती रहती हैं। बुलबुल के घर के बाहर कबूतर बैठा हुआ था। कबूतर भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चिड़िया बहन, मेरे किकी को बहुत तेज बुखार है। मैं बुलबुल से दवा लेने आया था, मगर बुलबुल तो घर पर नहीं है। ये बुलबुल कहाँ जा सकती है? हम भी कालू कौवे के बेटे की दवा लेने आए थे। चिड़िया बहन, मुझे एक पक्षी मिला था। उसने बताया कि बुलबुल दूसरे जंगल फूलों का रस लेने गई हुई है। जंगल में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई, जिस कारण से वो अभी तक लौट कर नहीं आई। चिड़िया अब क्या करे? मेरा जग्गू मर जाएगा। वो सब जाने ही वाले थे कि बुलबुल वहाँ आ जाती है। बुलबुल को देखकर वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। बुलबुल उन्हें घर में ले जाती है। मैं बारिश में फंस गई थी, मुझे एक पक्षी मिला। उसने मुझे बताया कि कबूतर मेरे घर के बाहर बैठा हुआ है। मैंने सोचा कि कबूतर जरूर कोई दवा लेने आया होगा, इसलिए मैं बारिश में वापस आ गई। बुलबुल आप बहुत अच्छी हो जो आप हमारे लिए ऐसी बारिश में आई। बुलबुल बहन, कालू के बेटे को भी बहुत तेज बुखार है और कबूतर भी अपने बेटे की दवा लेने आया है। चिड़िया बहन, ज्यादा बारिशों के कारण जंगल में बुखार की वबा फैली हुई है। अपने अपने बच्चों का ध्यान रखें, उन्हें बारिश में बाहर न निकलने दें। ये आप रस ले जाएं, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो बुखार ठीक हो जाएगा। बुलबुल बहन, बारिशों के कारण हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। जब बारिश रुकेगी तो हम आपको दवा की कीमत दे जाएंगे। नहीं नहीं चिड़िया बहन, आप जाएं, मैं ये दवा मुफ्त में देती हूँ। मैं दवा के बदले कुछ भी नहीं लेती। फिर वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। गौरी, ये लो दवा और जग्गू को पिला दो। दवा देने के कुछ देर बाद जग्गू अपनी आंखें खोलता है। मम्मा पापा, मैं अब ठीक हूँ। ये वो पहली खुशी थी जो मम्मा पापा को इससे पहले कभी ना मिली थी। मेरा बेटा ठीक हो गया, मैं अपने जग्गू के लिए भोजन लेकर आता हूँ। ऐसा कहते हुए बाबा कौवा भोजन लेने फिर से उड़ जाता है, क्योंकि उसे अपने परिवार के लिए सब करना था। बारिश हो या तूफान, गर्मी हो या सर्दी, मामा बाबा ऐसे ही अपने बच्चों को पालते। जंगल में गर्मियों का मौसम खत्म होने वाला था। गर्मियों के जाते ही सभी पक्षी अपने अपने घरों में सूखी लकड़ियां इकट्ठी करना चाहते थे, क्योंकि सर्दियों के आते ही सभी पक्षी अपने अपने घरों में आग जलाकर अपने घर को गर्म रखा करते थे। कालू जी, ये सभी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लो, अगर कोई दूसरा पक्षी आए तो हम उसे भगा देंगे। इस बार हम दूसरे पक्षियों को एक भी सूखी लकड़ी जमा नहीं करने देंगे। कौवा और कवि, जो हमेशा दूसरों का बुरा सोचते थे, वो सारी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेते हैं। तोते और कबूतर भैया, चलो, कौवा और कवि कई दिनों से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हैं। हम भी जंगल जाते हैं और सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेते हैं। चिड़िया, मैं कल गया था जंगल सूखी लकड़ियाँ लेने, मगर उन कौवों ने मुझे डराकर वहाँ से भगा दिया। ये जंगल उनके बाप का नहीं है। चलो हम भी देखते हैं कि वो कैसे हमें रोकते हैं। रानू चिड़िया अपने दोस्तों के साथ घने जंगल में चली जाती है। रुको रुको चिड़िया, ये लकड़ियाँ हमने इकट्ठी की हैं।
गोरी बहन, आप इतनी लकड़ियों का क्या करेंगी? हमें भी थोड़ी सी लकड़ियाँ इकट्ठी करने दें। अगर अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो निकल जाओ यहाँ से, वरना एक लकड़ी उठाकर सर में मारूंगा। आओ मारो, मैं भी देखता हूँ। नहीं कबूतर भैया, हम इनसे लड़ाई नहीं करेंगे, हम दूसरे जंगल चले जाते हैं। रानू चिड़िया अपने दोस्तों को साथ लेकर दूसरे जंगल चली जाती है। वो सारा जंगल घूमते हैं, मगर वहाँ तो कोई भी सूखी लकड़ियाँ नहीं थी। चिड़िया बहन, इस जंगल में तो कोई भी सूखी लकड़ी नहीं है। कबूतर भैया, हम ऐसा करते हैं कि अब हम अपने घर में भोजन इकट्ठा कर लेते हैं। फिर हमारे घर में भोजन होगा तो हमें भोजन की चिंता नहीं होगी। फिर वो तीनों मिलकर लकड़ियाँ छोड़कर भोजन इकट्ठा करने लगते हैं। वो मैदान में जाते हैं, वहाँ चावल के पौधे थे। वो तीनों मिलकर सारे चावल तोड़कर अपने अपने घरों को ले जाते हैं। कौवा और कवि को तो लकड़ियाँ इकट्ठी करने के अलावा कोई काम ना था। वो अपना पूरा घर लकड़ियों से भर लेते हैं। अगले दिन वो तीनों नदी के पास जाते हैं। वो मीठे फल और दाने इकट्ठे करते हैं। कबूतर भैया, क्या हुआ जो हम सूखी लकड़ियाँ ना इकट्ठी कर सके? अब हमने इतना दाना तो जमा कर लिया है कि अगर हमें घर से बाहर न जाना हो तो हमारे घर में दाना मौजूद हो। चिड़िया, आग के बिना तो हम जी सकते हैं, मगर दाने के बगैर तो कोई पक्षी भी नहीं जिंदा रह सकता। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। जंगल में सर्दी बढ़ने के साथ साथ बारिश भी शुरू हो जाती है। कौवा और कवि के घर में लकड़ियों के सिवा कुछ ना था। एक दाना भी घर में ना था। गोरी, हमने सारा समय तो लकड़ियाँ इकट्ठी करने में गुजार दिया, घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। कालू, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। इन लकड़ियों को खाकर तो हम जिंदा नहीं रह सकते। अब हम क्या करेंगे? कालू कौवा तेज बारिश में अपने घर से निकलता है और मिट्टू तोते के घर जाता है। तोते तोते दरवाजा खोलो प्लीज, मेरे दोस्त, मुझे 2-4 दाने दे दो। भाग जाओ यहाँ से, जाकर वो लकड़ियाँ खाओ जिन्हें जमा करने से तुम हमें रोक रहे थे। लालची कौवे, चले जाओ यहाँ से। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कबूतर तो कालू कौवे की बात तक नहीं सुनता। दुष्ट कौवे, अगर दोबारा मेरे दरवाजे पर दस्तक दी तो मैं तुम्हें डंडे से मारूंगा। ना ना कबूतर, मुझे मत मारना, मैं तो गोरी के लिए दाना लेने आया था। फिर थक हार कर कालू कौवा चिड़िया के घर जाता है और खिड़की से रानू चिड़िया को आवाज देता है। चिड़िया चिड़िया, मेरी बहन चिड़िया, दरवाजा खोलो, मुझे भूख लगी है, मुझे दाना दे दो। दुष्ट कौवे, काले कौवे, मैं ऐसे दरवाजा नहीं खोलूंगी और ना ही तुम्हें दाना दूंगी। जाओ, पहले एक सूखी गठरी लकड़ियों की लेकर आओ, फिर ही मिलेगा तुझे दाना। मैं अभी जाता हूँ चिड़िया, मैं अभी जाता हूँ और घर से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। फिर कालू कौवा तेज बारिश में वापस घर जाता है और एक गठरी लकड़ियों की लेकर आता है। ये लकड़ियाँ यहाँ रख दो और ये लो 2 दाने। अगर और दाना लेना हो तो लकड़ियाँ लेकर आना। चिड़िया, हमने लालच किया और लकड़ियाँ ही इकट्ठी करते रह गए और तुमने अकल से काम लिया और समय पर दाना इकट्ठा कर लिया। तुम सब ऐसे मौसम में घर में आराम से बैठे हो और मैं और गोरी बारिश में भीग रहे हैं। कालू, इसीलिए तो कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है। जंगल में बड़े पेड़ पर रानू चिड़िया और कालू कौवा अपने अपने घोंसलों में रहते थे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। रानू चिड़िया अंडे देने वाली थी, इसलिए वो ज्यादा काम नहीं कर पाती थी। इसीलिए कालू कौवा हमेशा अपनी दोस्त रानू की मदद कर दिया करता था। एक दिन कालू कौवा रानू चिड़िया से आकर कहता है, चिड़िया, तुम्हारी भाभी गोरी का कल मुझे संदेश मिला था। उसने मुझे अपने पास दूसरे जंगल में बुलाया है। वो क्या है ना कि जग्गू की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए मुझे जाना होगा। लेकिन चिड़िया बहन, मुझसे वादा करो कि तुम अपना ध्यान अच्छे से रखोगी। मैं कुछ ही दिनों में वापस लौट आऊँगा। ठीक है कालू भैया, आप ध्यान से जाइएगा, मैं अपना ध्यान जरूर रखूंगी। अगले दिन कालू कौवा दूसरे जंगल के लिए निकल जाता है। वहीं रानू चिड़िया बेचारी अब अकेली पड़ जाती है। रानू चिड़िया अकेले ही दाना चुगने के लिए जाया करती थी। एक दिन रानू चिड़िया जब दाना लेने जाती है तो एक शिकारी चील की नजर रानू चिड़िया पर पड़ती है।
चिड़िया को देखकर शिकारी चील मन ही मन में सोचता है, अरे वाह, ये चिड़िया तो बहुत ही मोटी ताजी है। लगता है बहुत जल्द अपने बच्चों को जन्म देने वाली है। मैं इन्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। मैं तो कितने दिनों से ऐसे ही शिकार के चक्कर में था। अगर मैंने अभी इसे खा लिया तो मजा नहीं आएगा। जब ये बच्चों को जन्म दे देगी तो हर रोज इसके बच्चे को खाया करूँगा। शिकारी चील तब से रानू चिड़िया पर नजर रखने लगता है। वो हर रोज रानू चिड़िया का पीछा करता। एक दिन रानू चिड़िया 3 अंडे दे देती है। एक दिन रानू चिड़िया की पड़ोसन हरियाली तोती वहाँ आती है। वो रानू चिड़िया से कहती है, चिड़िया तुम अपने अंडों की देखभाल करने में ध्यान रखना। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ वो शिकारी चील तुम्हारा पीछा कर रहा है। मुझे तो लगता है वो जरूर तुम्हारे अंडे खाना चाहता है। ये सुनकर रानू चिड़िया बहुत डर जाती है। क्या हरियाली बहन, अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही अपनी मौसी को दूसरे जंगल से बुला लेती हूँ। अगर मीनू मौसी मेरे साथ रहेंगी तो मुझे कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि मुझे दाना लेने के लिए बाहर जाना ही पड़ता है। अगर मैं बाहर गई तो मेरे अंडे अकेले हो जाएंगे। हाँ चिड़िया बहन, तुम जल्द से जल्द मीनू मौसी को अपने पास बुला लो। अगले दिन रानू चिड़िया पास के जंगल से अपनी मीनू मौसी को ले आती है और वो अपनी मौसी को सारी बात बताती है। मौसी, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो दुष्ट मेरे अंडों को खा ना जाए। अरे बेटी, तू क्यों चिंता करती है? अब मैं यहाँ आ गई हूँ ना, तेरा और तेरे बच्चों का मैं ध्यान रखूंगी। चिड़िया बेटी, तू चिंता ना कर, मेरे होते हुए कोई भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब रानू चिड़िया रोज की तरह दाना ढूंढने जाया करती और पीछे से मीनू मौसी रानू चिड़िया के अंडों का ध्यान रखती। एक दिन शिकारी चील मौका पाकर रानू चिड़िया के घर के पास जाता है और वो खिड़की से देखता है कि अंडों की देखभाल के लिए रानू की मौसी बैठी हुई है। अच्छा, तो लगता है चिड़िया को पता चल गया था कि मैं इस पर नजर रख रहा हूँ, इसलिए चिड़िया ने अपने अंडों की रखवाली के लिए इस बूढ़ी चिड़िया को बुला लिया। अरे, ये बुढ़िया मेरा क्या बिगाड़ लेगी? एक बार बच्चों को अंडे से बाहर तो आ लेने दो, फिर बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। फिर रानू चिड़िया भी शाम को अपने घर में लौट आती है। मौसी, मेरे जाने के बाद शिकारी चील तो नहीं आया ना? बेटी, मैंने तुझे कहा था ना कि तू इतनी चिंता न कर, मैं हूँ ना बेटी। मेरे होते हुए भला वो यहाँ कैसे आ सकता है? 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन के बाद रानू चिड़िया के अंडों से बच्चे निकल आते हैं। रानू चिड़िया और मीनू मौसी ये देखकर बहुत खुश थी। रानू चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन लेने बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो दुष्ट चील रानू चिड़िया के घर में आ जाता है। अरे दुष्ट चील, तू यहाँ कैसे आ गया? मैं कहती हूँ चला जा यहाँ से, देख ले, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। दूर हट जा बच्चों से। अरे बुढ़िया, तू रोकेगी मुझे? खुद को देखा है कभी? रुक, पहले मैं तुझे ही मारता हूँ। पहले मैं तुझे ही खाऊंगा, फिर बाद में इन बच्चों को खाऊंगा। इसके बाद शिकारी चील मीनू मौसी पर हमला कर देता है। वो जालिम चील मीनू मौसी को मारकर खा जाता है। उसके बाद वो रानू चिड़िया के एक बच्चे को भी उठाकर खा जाता है। अरे वाह, बड़े दिनों के बाद आज अच्छे से भूख मिटी है। इसी दिन का तो मैं कितने दिनों से इंतजार कर रहा था। चिड़िया के बच्चे तो सच में बहुत स्वादिष्ट हैं। मेरा तो आज पेट भर गया। अब बाकी के बच्चे कल आकर खाऊंगा। ऐसा कहते हुए वो शिकारी चील वहाँ से चला जाता है। इतने में रानू चिड़िया वापस अपने घोंसले में आती है। वो देखती है कि सभी बच्चे बहुत डरे हुए हैं। मैं ऊपर वाली, ये क्या हो गया? मेरे बच्चे, मेरे बच्चे! मीनू मौसी, लगता है वो दुष्ट चील मेरे बच्चे और मीनू मौसी को मारकर खा गया है। अब मैं अपने बच्चों को कैसे बचाऊंगी? हे ऊपर वाले, मेरी मदद करो। ऐसे रानू चिड़िया रोती रहती है। अगले दिन रानू चिड़िया अपने बचे हुए बच्चों के पास बैठी थी। थोड़ी देर बाद वो शिकारी चील फिर से वहाँ आता है। दुष्ट चील, छोड़ मेरे बच्चों को, तुम्हें दया नहीं आती? देख, मेरे बच्चे कितने छोटे हैं, तो इनके बदले मुझे खा जा, लेकिन मेरे बच्चों को छोड़ दो। चिड़िया, तू चिंता क्यों करती है? इन्हें मारकर मैं तुझे भी खा जाऊंगा।
लेकिन पहले तेरे इन स्वादिष्ट बच्चों को तो खा लूं। दुष्ट चील रानू चिड़िया पर हमला करने ही वाली थी कि पीछे से कालू कौवा भी आ जाता है। दरअसल कालू कौवा कल रात ही अपने घर में वापस आ गया था। रानू के घर में आकर चील को देखा तो कालू कौवा चील से लड़ने लगा। लड़ते लड़ते कालू कौवा घायल हो जाता है। बड़ा आया मुझसे लड़ने, तुमने मुझसे पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। कालू कौवे, तुझे इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। ऐसा कहते हुए वो दुष्ट चील वहाँ से चला जाता है। रानू चिड़िया तो रोई जा रही थी। रानू बहन, मुझे माफ कर देना, मुझे आने में देर हो गई। लेकिन रानू बहन, मैं आ गया हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। कालू भैया, इस दुष्ट चील ने मेरे बच्चे और मीनू मौसी को मार डाला। रानू बहन, अब इस चील को तो सबक सिखाना ही होगा। मेरे पास एक आइडिया। कई दिनों से जंगल में लगातार बारिशें हो रही थी। सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुपे बैठे थे। कोई भी पक्षी अपने घर से बाहर नहीं निकला था। मीठू जी, मैं तो थक गई हूँ। कितने दिन हो गए घर में बैठे बैठे, अब तो मेरा मन घबरा रहा है। हरियाली, बाहर का मौसम बहुत भयानक है। हर तरफ पानी ही पानी है। तेज बारिश के कारण जंगल के पेड़ पौधे अपनी जड़ों से निकल रहे हैं। मीठू जी, पता नहीं कब ये बारिश रुकेगी और कब ये मौसम शांत होगा। हरियाली, इस बारिश के बाद जंगल पूरी तरह से बदल जाएगा और बहुत से साथी पक्षी हमसे जुदा हो जाएंगे। हाँ मीठू जी, जिन पक्षियों के घोंसले तिनकों के हैं, उनके लिए बारिश तो बहुत मुसीबत लेकर आई है। लूसी, वो दाने कहाँ है? मुझे दो, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। कबूतर जी, ये थोड़े दाने ही बचे हैं। अगर ये भी खत्म हो गए तो हमारा क्या होगा? बारिशों का कुछ पता नहीं। लूसी, तुम चिंता क्यों करती हो? हमारे पास अभी 2-3 दिन का दाना बचा है। जब बारिश रुकेगी तो देखा जाएगा। अच्छा लूसी, खिड़की के ऊपर बड़ा कंबल दे दो, हवा सीधा अंदर आ रही है। दूसरी ओर गोरी कवि और कालू कौवा 2 दिन से भूखे थे। उनका 2 दिन पहले ही दाना खत्म हो चुका था। कालू जी, अब पक्षी कितने दिनों का दाना जमा कर कर रखे? 1 दिन का या 2 दिन का? ये बारिश है कि पिछले 7 दिनों से रुकने का नाम नहीं ले रही। लगता है ये बारिश हमारी जान ही लेकर रहेगी। गोरी, मेरा भी भूख से बुरा हाल है। कालू, मैं तो कहती हूँ कि जाओ और जंगल का एक चक्कर लगा कर आओ, शायद कहीं से कोई दाना मिल जाए। तुम खुद जाओ और जाकर जंगल का चक्कर लगा कर आओ। इतना आसान नहीं है जंगल में घूमना। पंख टूट जाएंगे अगर किसी पेड़ से टकरा गए। कालू, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं अपना दाना लेने चली ही जाऊंगी। घर में बैठकर भूख से मरने से तो अच्छा है कि मैं किसी पेड़ से टकराकर मर जाऊं। गौरी, चिंता ना करो, शाम तक बारिश रुक जाएगी और फिर हम दाना लेने चले जाएंगे। मुझे तो लगता है कि ये बारिश अब कभी नहीं रुकेगी। कितने दिन हो गए लगातार बारिशें हो रही हैं। मम्मा, बाबा से कहें कि खिड़की बंद कर दे, मुझे बहुत डर लग रहा है। कर देता हूँ बेटी, मैं बाहर के हालात देख रहा हूँ कि बारिश थोड़ी कम हो और मैं आपके लिए दाना लेने जाऊँ। टुनू जी, आज शाम के लिए दाना तो है, मगर कल सुबह के लिए नहीं है। मम्मा, कल सुबह हम भूख से मर जाएंगे। अगर बारिश ना रुकी तो हम क्या खाएंगे? गुड़िया बेटी, बारिश रुक जाएगी। पहले भी तो कई बार ऐसी बारिशें हो चुकी हैं। परंतु रानू, ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई। गुड़िया के पापा, न जाने कौवों के पास दाना होगा कि नहीं। कहाँ रानू, वो तो कल से भूखे हैं। आधी रात को गोरी कालू कौवे को डांट रही थी। कालू का क्या दोष है? ऐसे मौसम में भला कहाँ से मिलेगा दाना? थक हार कर मिठू तोता अपने घर से निकलता है। मिठू जी, छाते को ध्यान से पकड़ना। हरियाली, तुम अंदर जाओ, तुम भीग जाओगी, मैं तो भीग ही रहा हूँ। मिठू तोता वहाँ से कबूतर के पास जाता है। वो दरवाजे पर दस्तक देता है। कबूतर, कबूतर बाहर निकलो। कबूतर भी बाहर आ जाता है। क्या हुआ मिठू, क्या बात है? होना क्या है? क्या मरना है भूख से बैठकर अपने घर में? अगर हम जंगल में कोई दाना ढूंढने जाएंगे तो फिर ही हमें कुछ मिलेगा। मिठू, मगर हमें भोजन कहाँ से मिलेगा? हर जगह तो पानी ही पानी है। हाँ कबूतर, मैदान की तरफ तो पानी है, मगर घाटी की ओर पानी नहीं होगा। वो ऊंची घाटी है, हम वहाँ जा सकते हैं। हमें वहाँ कोई ना कोई फल मिल ही जाएगा। कबूतर अपने घर में जाता है। लूसी, मैं कबूतर के साथ दाना लेने जा रहा हूँ।
कबूतर जी, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। लूसी, अगर तुम मेरे साथ जाओगी तो किकी का ध्यान कौन रखेगा? हाँ कबूतर जी, आप जाएं, मगर छाता लेकर जाएं। फिर मिठू तोता और कबूतर रानू चिड़िया के घर जाते हैं। कबूतर और मिठू भैया, आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? चिड़िया, हम दाना लेने जा रहे हैं। मगर मिट्टू, ऐसी बारिश में दाना कहाँ से मिलेगा? वो तो हमें नहीं पता, मगर दाना ढूंढने जाएंगे तो हमें कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। तो क्या मैं भी साथ चलूं? हाँ टुन्नू, हम तुम्हें ही लेने आए हैं। रानू, गुड़िया का ध्यान रखना। वो तो अच्छा था, सभी पक्षियों के पास अपने अपने छाते थे। वो तीनों जा रहे थे कि खिड़की से गोरी कवि उन्हें आवाज देती है। वो सब गोरी कवि के घर के पास जाते हैं। क्या तुम सब दाना लेने जा रहे हो? हाँ गोरी, हम सब दाना लेने जा रहे हैं। अगर कालू ने जाना है तो उसे भी हमारे साथ भेज दो। गोरी कवि तुरंत कालू कव्वे के पास जाती है। कालू, वो सब दाना लेने जा रहे हैं, जाओ तुम भी उनके साथ दाना लेकर आओ। मैं तो नहीं जाऊंगा, भूख से मर जाऊंगा, मगर बाहर ठंड से नहीं मरूंगा। हवा बहुत तेज है, ना बाबा ना। तो ठीक है कालू, मैं जा रही हूँ, मैं तुम्हें एक दाना नहीं दूंगी। ना देना, जाओ जाओ, अपना कमाओ और अपना खाओ। गौरी, जल्दी आओ, हम सब बारिश में भीग रहे हैं। मिठू, आ रही हूँ। फिर वो सब बारिश में उड़ते हैं। जंगल में बारिश बहुत जोरों पर हो रही थी। वो सब पेड़ों के बीच से निकलते हैं और वो सब पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। घाटी पर ऐसे लग रहा था जैसे बारिश कम हो और बारिश का पानी सारा नीचे जा रहा हो। तोते, हम सब अलग अलग दिशाओं में जाते हैं और अपने अपने लिए दाना ढूंढते हैं। नहीं गोरी, हम सब एक साथ जाएंगे और सब मिलकर ही दाना ढूंढेंगे। वो सब वहाँ से उड़ते हैं। तभी गोरी कवि की नजर गुफा के पास जाती है। गोरी कवि गुफा के पास देखती है तो उसकी खुशी से चीख निकल जाती है। यहाँ आ जाओ, सब यहाँ आ जाओ। फिर वो सब भी वहाँ आ जाते हैं। गुफा में छोटे छोटे मकई के पौधे थे जिन पर भुट्टे लगे हुए थे। ये तो मैंने पहली बार देखा है, गुफा में मकई। ये पत्थर नहीं बल्कि घाटी की गुफा है जिसमें अनाज उगता है। फिर वो सब अपनी अपनी टोकरियाँ मकई से भर लेते हैं। पक्षियों, मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। गौरी, घर से निकले, मेहनत की तो हमें ये भोजन मिल गया। अगर हम घर में बैठे रहते तो हमें कुछ नहीं मिलना था। फिर वो सब अपना अपना भोजन लेकर अपने घरों को लौट जाते हैं। फिर वो सब मिलकर खुशी खुशी मकई के भुट्टे खाते हैं। मिठू तोता और कबूतर नदी पर बैठे दाना खा रहे थे। वहीं दूर बैठी गोरी कवि उन दोनों को देखकर चल रही थी। बहुत समय हो गया, इन दोनों में कोई लड़ाई नहीं हुई। आज तो मन कर रहा है कोई बड़ा फसाद हो जंगल में, फिर ही रात को मुझे चैन की नींद आएगी। ऐसा क्या करूं मैं? कालू भी दूसरे जंगल गया हुआ है अपने मामा से मिलने। अगर वो होता तो कोई ना कोई उपाय मुझे बता देता। अब मुझे ही कुछ करना होगा। क्यों ना मैं ऐसा करूं, इन सभी पक्षियों में लड़ाई करवाऊं। हाय हाय, कितना मजा आएगा जब ये सब पक्षी लड़ेंगे। शाम होते ही गोरी कवि कबूतर के पास जाती है। आओ आओ गोरी, क्या करने आई हो? कबूतर, मैं तो ये देखने आई थी कि तुम्हारी आंखें कितनी बुरी लगती हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तो कुछ भी नहीं कहना चाहती। वो तोता है ना, वो तुम्हारे बारे में गलत गलत बातें कर रहा था। गोरी, क्या बातें कर रहा है मिठू? छोड़ो कबूतर, ऐसे ही तुम्हारा मन बुरा होगा। गोरी, मुझे बताओ वो मिठू क्या कह रहा था? अच्छा कबूतर भैया, आप इतना कह ही रहे हैं तो बता ही देती हूँ। वो कह रहा था कि कबूतर बहुत गंदी शक्ल का है, जब भी मेरे सामने आता है तो मेरा दिल करता है मैं उसे मार दूं। वो और भी बहुत कुछ कह रहा था, मगर मैं आपको नहीं बता सकती। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा मन और बुरा हो। उस मिठू की इतनी हिम्मत कि मेरे बारे में ऐसा कहे, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नहीं कबूतर, मैं तुम्हें मिठू के पास नहीं जाने दूंगी। उसका परिवार बहुत बड़ा है, मैं नहीं चाहती कि वो अपने परिवार के साथ मिलकर तुम्हें मारे। मैं ही जाती हूँ और उससे पूछती हूँ कि वो इतने सुंदर कबूतर के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहा है। हाँ हाँ गोरी, जाओ और उसे समझा दो, वरना मैं उसे आज छोड़ूंगा नहीं। मन ही मन में गोरी कवि बहुत खुश हो रही थी कि उसने आग इधर अच्छे से लगा दी है।
फिर वो मिठू तोते के पास जाती है। मिठू, मैं तुम्हें कबूतर का संदेश देने आई हूँ। हाँ हाँ बोलो, क्या संदेश भेजा है कबूतर ने? वो कह रहा है कि उस गंदी मोटी चोंच वाले से कह कर आओ कि कभी मुझे अपनी शक्ल ना दिखाए। मैं जब भी उसे देखता हूँ तो सारी रात मुझे नींद नहीं आती। क्या कबूतर ने ऐसा कहा? हाँ मिठू भैया, वो कबूतर तो तुम्हें और भी बहुत बुरा भला कह रहा था। अब क्या क्या बताऊं मैं तुम्हें। मैंने भी उसे कह दिया कि अगर एक और शब्द बोला मेरे मिठू भैया के बारे में तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। वो तो कालू नहीं है जंगल में, वरना मैं और कालू मिलकर उसे अच्छा सबक सिखाते। गौरी कवि ने यहाँ भी अपना काम कर दिया था। मिठू तोता भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर कबूतर सीधा मिठू तोते के पास जाता है। ओए गंदी आंखों वाले कबूतर, क्या बदमाशी दिखा रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर तक आ गए। अच्छा हुआ आ गए, अब बचकर नहीं जा पाओगे। गौरी कवि जो थोड़ी दूर छुपकर बैठी हुई थी, वो ये सब देखकर बहुत खुश हो रही थी। कबूतर और मिठू तोता आपस में लड़ने लगते हैं। वो एक दूसरे को चोंचे मार रहे थे। वो दोनों लड़ाई खत्म नहीं कर रहे थे। उन दोनों का शोर सुनकर रानू चिड़िया वहाँ आ जाती है। क्या हुआ, आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? आप दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हो। फिर आज क्या हुआ? चिड़िया, ये कबूतर दोस्ती के लायक नहीं है। अच्छा, तो तुम बहुत हो लायक। चिड़िया बहन, मुझे बताओ, क्या मैं गंदी शक्ल का हूँ? नहीं कबूतर भैया, आप तो बहुत सुंदर हो। चिड़िया, ये तोता सारे जंगल में मेरे खिलाफ बातें कर रहा है कि मैं बहुत बुरी शक्ल का हूँ, मेरी आंखें गंदी हैं। चिड़िया, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, बल्कि यही मुझे बुरा कह रहा है पूरे जंगल में। कबूतर भैया, क्या आपके सामने मिठू ने किसी को बुरा भला कहा है? नहीं चिड़िया। मिठू भैया, क्या आपके सामने कबूतर ने किसी को कहा है? नहीं। तो फिर आप दोनों ऐसे क्यों लड़ रहे हो? ऐसे ही किसी की बातों में आकर ऐसे आपको नहीं लड़ना चाहिए। जब तक आप अपने कानों से ना सुन ले, आपको किसी की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। चिड़िया बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम भी ऐसे सोचे समझे बगैर ही लड़ने लग गए, हमें पहले सोचना चाहिए था। ऐसे उन दोनों की लड़ाई खत्म हो जाती है। गौरी कावी जो बैठी ये सब कुछ देख रही थी, वो बहुत नाराज हो जाती है। अभी तो मजा आ रहा था, ये रानू की बच्ची न जाने कहाँ से आ टपकी। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे भी गौरी कहते हैं, मैं अपना मजा जरूर पूरा करूंगी। फिर गौरी कवि अपने घर चली जाती है। वो रात को सोचती है कि वो अब ऐसा क्या करे कि जंगल के पक्षियों में लड़ाई शुरू हो जाए। फिर गौरी कवि को एक आइडिया आता है और वो सो जाती है। अगली सुबह हो जाती है। इन दिनों जंगल में दाने की बहुत कमी थी। गौरी कवि जंगल से थोड़ी दूर गुफा में दाना रखाती है और आकर जंगल के पक्षियों को इकट्ठा करती है। पक्षियों, तुम सब तो जानते हो कि जंगल में दाने की कितनी कमी है। मैं भी सारा दिन दाना ढूंढती रही, पता है, फिर मैं जंगल से बाहर गुफा में गई, वहाँ मुझे ढेर सारा दाना मिला। वहाँ पर अभी भी थोड़ा दाना बचा है। मैंने सोचा कि आप में से भी किसी का भला हो जाएगा। अगर आप में से कोई चाहे तो वो दाना ला सकता है। गौरी की बात सुनकर सभी पक्षियों में दाना लेने की इच्छा हुई। वो सब एक दूसरे के पीछे भागते हैं। रास्ते में रानू चिड़िया बैठी हुई थी। जब वो उन्हें देखती है तो कहती है, ये सब पक्षी कहाँ जा रहे हैं? ऐसे लग रहा है जैसे इनकी रेस लगी हुई हो। मुझे इनके पीछे जाकर देखना चाहिए, आखिर ये सब कहाँ जा रहे हैं। फिर रानू चिड़िया उनके पीछे चली जाती है। सभी पक्षी जाते ही वहाँ लड़ना शुरू कर देते हैं। मैं सबसे पहले आया हूँ, इसलिए ये दाना मेरा है। अरे मिठू, क्या मेरा मेरा लगा रखा है? ये दाना मेरा है, मैं तुम सबसे बड़ा हूँ। गौरी कवि थोड़ी दूर बैठी ये सब कुछ देख रही थी। गौरी कवि तो उनको देखकर बहुत खुश हो रही थी। अरे वाह वाह, कितना मजा आ रहा है। अब लगा है ना तीर निशाने पर। यहाँ तो रानू चिड़िया भी नहीं आ सकती इनकी लड़ाई खत्म कराने के लिए। रानू चिड़िया गौरी कवि के पीछे बैठी ये सब कुछ सुन रही थी। गौरी, तुमको शर्म आनी चाहिए ये सब कुछ करते हुए। भला तुम्हें मिलता क्या है ये सब कुछ करके? मुझे शांति मिलती है। आओ आओ चिड़िया, देखो तुम्हें भी बहुत मजा आएगा।
गौरी, मैं इतनी जालिम नहीं हो सकती। ये लड़ाई तुमने डलवाई है इन पक्षियों में। अगर ये वैसे भी लड़ते तो मैं तुम्हारी तरह बैठकर तमाशा नहीं देखती, बल्कि इनकी लड़ाई खत्म कराती। तुम्हारा क्या मतलब है कि ये लड़ाई मैंने डलवाई है? गौरी, मुझे सब पता चल गया है। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। अब मेरी बात भी गौर से सुन लो। दिल को शांति लड़ाई डलवा कर नहीं होती। असल शांति तो प्यार मोहब्बत बढ़ाने से होती है। लेकिन तुम ये बातें कभी नहीं समझोगी। अब तुम जाओ यहाँ से। फिर रानू चिड़िया गुफा के अंदर चली जाती है। आप सब क्यों लड़ रहे हो? अच्छा हुआ चिड़िया तुम आ गई। अब असल न्याय तुम ही करोगी। तुम ही बताओ ये दाना किसका है? चिड़िया कबूतर को अब तुम ही समझाओ कि ये दाना मेरा है। आप सब खामोश हो जाएं। आप मुझे ये बताएं, आपको यहाँ भेजा किसने है? हमें दाने के बारे में गौरी कवि ने बताया था। गौरी ने आप सबको बेवकूफ बनाया और आप बन गए। चिड़िया क्या मतलब? आप सब तो गौरी कवि को जानते हैं, वो कितनी बड़ी फसादन है। उसने गुफा में दाना खुद ही रखा है ताकि वो आप सब में लड़ाई करवा सके और वो आपकी लड़ाई डलवा कर मजा ले सके। जितनी देर आप सब ने लड़ने में लगाई है, इतनी देर में तो आप सब दाना ढूंढ सकते थे। सभी पक्षी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे कि कैसे उन्होंने इतने से दाने के लिए लड़ाई की। इधर उधर देखते हुए गौरी कवि हरियाली तोती के घर में घुस जाती है। वो जाकर मिठाई खाने लगती है। हरियाली तोती भी नदी से पानी पीकर आ जाती है। शर्म करो गौरी, तुम बूढ़ी हो गई हो, मगर अभी तक तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। बहुत टैं टैं करने लगी है तो तोती। क्या हुआ अगर थोड़ी सी मिठाई खा ली तो? गुस्से में गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। उल्टी सी चोर कवि मुझे ही बातें सुना रही है। कुछ दिनों बाद रानू चिड़िया अपने दोस्तों की दावत करती है। वो सबसे पहले हरियाली तोती के पास जाती है। हरियाली बहन, आज शाम को मेरे घर आ जाना। मैं आप सबके लिए मीठी खीर बनाऊंगी, सब मिलकर खाएंगे। क्या मीठी खीर? मेरा तो मीठी खीर खाने को आज बहुत मन कर रहा था। मगर चिड़िया, उस गौरी कवि को नहीं बुलाना। आज वो मेरे घर में चोरी कर रही थी। वो हमेशा सबकी चोरी करती है। तुम उसे अपनी दावत पर नहीं बुलाओगी। हाँ हाँ हरियाली बहन, मैं गौरी कवि को नहीं बुलाऊंगी। फिर रानू चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, आज शाम को आप मेरे घर आ जाना। मैं मीठी खीर बना रही हूँ, सब मिलकर खाएंगे और बातें करेंगे। चिड़िया क्या मैं अपनी पत्नी को भी साथ ले आऊं? हाँ कबूतर भैया, लेकर आना, सब मिलकर मीठी खीर खाएंगे। ऐसे ही रानू चिड़िया मिठू तोते के पास जाती है और बुलबुल के पास भी। ये सब बातें गौरी कवि सुन रही थी। अरे वाह, छोटी चिड़िया मीठी खीर बना रही है। मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। अभी जाती हूँ चिड़िया के पास। रानू चिड़िया ने मीठी खीर बनाने के लिए अभी चूल्हे में आग जलाई ही थी कि गौरी कवि वहाँ आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, सुना है तुमने सबकी दावत की है मगर मुझे नहीं बुलाया। तुम चोरनी हो और बुरी भी। मैं बुरे पक्षियों से दोस्ती नहीं करती। गौरी कवि गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मैं भी देखती हूँ कि चिड़िया कैसे उन पक्षियों की दावत करती है। गौरी कवि छुपकर वहीं बैठ जाती है। मैं खीर में मीठे फूलों का रस डाल देती हूँ, जिससे मेरी खीर का स्वाद बढ़ जाएगा और सबको बहुत मजे की लगेगी। ऐसा सोचते हुए रानू चिड़िया बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल बहन, क्या आपके पास मीठे फूलों का रस है? हाँ चिड़िया बहन, आज ही मैंने ताज़ा फूलों का रस निकाला है। ऐसे ही बातों बातों में बुलबुल जहरीले फूलों का रस रानू चिड़िया को दे देती है। रानू चिड़िया जहरीले फूलों का रस ले जाती है और खीर में मिला देती है। बुलबुल भी अपने कामों में लग जाती है। इसी तरह रात हो जाती है। मिठू तोता कबूतर के पास जाता है। कबूतर चलो, रानू चिड़िया की खीर बन गई होगी। हाँ हाँ मिठू, तुम जाओ, तुम बुलबुल को साथ ले जाओ। मैं तब तक अपनी पत्नी के साथ आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। फिर मिठू तोता बुलबुल की तरफ जाता है। रानू चिड़िया भी हलवा बनाकर नदी पर चली जाती है। गौरी कवि चुपके से आती है और रानू चिड़िया की हंडिया उठाकर ले जाती है। तोते तोते, तुम जल्दी जाओ, तुम तेज उड़ सकते हो। चिड़िया से कहो कि कोई भी वो खीर ना खाए। हुआ क्या है बुलबुल, कुछ तो बताओ। मैंने चिड़िया को खीर में मिलाने के लिए मीठे फूलों की रस की बजाय जहरीले फूलों का रस दे दिया है। मिठू तोता ये सुनते ही तेजी से भागता है। मेरी खीर कहाँ गई? अब सबके सामने मेरी बहुत बेइज्जती होगी।
मीठू तोता वहाँ आता है। चिड़िया चिड़िया, वो खीर मत खाना। बुलबुल ने गलती से जहरीले फूलों का रस दे दिया था तुम्हें। फिर रानू चिड़िया उस बोतल को देखती है। मिठू, वो खीर तो कोई चुरा कर ले गया है। इतने में बाकी पक्षी भी आ जाते हैं। चिड़िया, वो हलवा कहाँ है? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, उसे मत खाना। मेरी वजह से आज तुम सबकी दावत खराब हो गई। मगर वो खीर कौन चुरा कर ले गया है, हमें देखना होगा। हाँ हाँ हाँ, मेरी खीर, मेरी मीठी मीठी खीर। ऐसे ऐसे रो रही होगी वो छोटी चिड़िया। गोरी कभी मजे मजे से वो खीर खा जाती है और खाते ही मर जाती है। जब बाकी पक्षी वहाँ पहुँचते हैं तो गोरी कभी मरी हुई थी। ये होती है चोरी की सजा। गोरी कभी ने लालच की और अपने अंजाम को पहुँच गई। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाए गए तमाम वाक़यात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाक़यात या लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों को हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। बराह करम इसे गलत तनाज़ुर में ना लें।